वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 19वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां पर सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ए, भुवन पहाड़ियाँ। देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ आपके मेघालय में है और भुवन पहाड़ियाँ मिजोरम में मिजो पहाड़ियों का हिस्सा है। चलिए देखते हैं। देखिए, भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स जो कि मिजोरम में है, उसका जो है भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। और गारो खासी जयंतियाँ ये मेघालय पठार का भाग है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है बी, चेन्नई। देखिए, चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यदि चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कोचीन भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। शिपयार्ड मतलब समझ रहे हैं, जहां पर जहाज़ों का निर्माण या मरम्मत कार्य किया जाता है। और विशाखापट्टनम यह भारत का सबसे गहरा पत्तन है। राइट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, गुजरात। देखिए, गुजरात को आप मैप में देखेंगे तो इसका भौगोलिक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, कटापटा है, जिसकी वजह से इसका जो तटीय लंबाई है ये जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा लंबा हो जाता है। तो चलिए आप लोग बताइए कि भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है? भारत 7 देशों से सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा किससे साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। इसका एक टिक है, बचपन से एमबीए। बचपन का प्यार नहीं, बचपन से एमबीए। बचपन से एमबीए। देखिए, सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, उसके बाद चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, लास्ट में सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? अफ़गानिस्तान के साथ। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटीय रेखा पर कुल 9 राज्य हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं बताइए? गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 4 थे, अब 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दमन दीव और दादर नगर हवेली। पहले दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों अलग अलग थे, इनको अब मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो अब एक ही दोनों अब एक केंद्र शासित प्रदेश काउंट किए जाएंगे। दूसरे स्थान पर आता है लक्षद्वीप, तीसरे स्थान पर आता है पुडुचेरी। तो भारत के तट रेखा पर 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। देखिए, शहर कौन कौन से हैं? जंजीरा है, कन्नूर है, नागरकोइल है, सिंधुदुर्ग है। देखिए, इसको उत्तर से दक्षिण सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, ये भारत का साउथ वाला एरिया है। महाराष्ट्र में यहाँ पर
जंजीरा है। जंजीरा शहर के नीचे ही साउथ में सिंधुदुर्ग है, और यहाँ पर केरल में कन्नूर है, और थोड़ा सा साउथ में आप जाएंगे तो तमिलनाडु में नागरकोइल है। तो ये लोकेशन है। सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में है जंजीरा, उसके बाद उसके साउथ में है सिंधुदुर्ग, केरल में है कन्नूर, और तमिलनाडु में है नागरकोइल। ये इसका क्रम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी। देखिए, उत्तर से दक्षिण शहरों का क्रम है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में स्थित है, और नागरकोइल तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। तो ये क्रम याद रखिएगा, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पांचवा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, सौर ऊर्जा। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला है उसमें प्रथम स्थान पर किसे रखा जाता है? खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पर उत्पादक को रखा जाता है। जैसे वनस्पतियाँ हो गई, और वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करती हैं, जिसमें सूर्य का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो पाता है, इसलिए सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। चलिए देखते हैं। देखिए, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? सही कथन बताना है। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बताइए, जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। और कितने % ऊर्जा का प्रवाह होता है? 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। 90% ऊर्जा का जो है क्षय हो जाता है। और 10% ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, इसका नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका नियम लेंडेमान ने 1942 में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। राइट। देखिए, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सी, एस राधाकृष्णन। देखिए, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए देखते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। देखिए, आठवां प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बताइए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? राइट आंसर क्या है? डी है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। उस समय सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था।
मताधिकार जो प्रदान किया गया था उस समय लोगों को संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर, न कि सभी को मताधिकार का अधिकार था, सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। कुछ ऐसे लोग थे जो संपत्ति जिनके पास थी और शैक्षणिक योग्यता था, कुछ विशेष लोगों को मताधिकार प्राप्त था। 9वां प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, जो कि प्रोटम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। इन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाया था। उसके बाद सभी सदस्यों ने मिलकर के राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। राइट, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था और 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। बताइए, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946। जिस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसे आप अधिवेशन भी कहते हैं, उसी दिन को संविधान सभा का स्थापना माना जाता है। देखिए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक को ही संविधान सभा का स्थापना माना जाता है। देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।